मुंबई में सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी मिली है। स्कूटी पर बुर्के में आई महिला ने धमकी दी है। महिला ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या? सलीम खान के मॉर्निंग वॉक करते समय महिला ने यह धमकी दी है। स्कूटी पर महिला बुर्के में पीछे बैठी हुई थी और उसी महिला ने ये बातें कही हैं। सलीम खान की शिकायत पर बांद्रा थाने में मामला दर्ज किया गया है। धमकी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है बांद्रा पुलिस ने। बुर्के वाली महिला की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को निशाना बनाने की कोशिश पहले भी की गई है, लेकिन अब ये जो ताजा मामला सामने आया है, इसमें एक महिला ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर सलमान खान के पिता सलीम खान को उस वक्त धमकी देने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। तो ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है और पुलिस ने भी, मुंबई पुलिस ने भी इस पूरे मामले की और इस धमकी की गंभीरता को समझा है और एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस महिला का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वो महिला जो कि स्कूटी पर पीछे बैठी हुई थी और बुर्का इस महिला ने पहना हुआ था, इसकी तलाश अभी जारी है। स्कूटी सवार महिला ने सलीम खान से कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या? तो यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है मुंबई से, बांद्रा में, जहां पर सलमान खान का घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां पर उनके पिता सलीम खान भी रहते हैं। सलीम खान आज मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। बांद्रा बैंड स्टैंड पर अक्सर वो मॉर्निंग वॉक करते हैं और उसी दौरान एक स्कूटी सवार महिला ने उन्हें धमकाया ये कहकर कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या? यह मामला इसलिए और ज्यादा अहम और गंभीर हो जाता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इससे पहले भी सलमान खान के घर को निशाना बनाया गया है और पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है सलमान खान को। सलमान खान के साथ सिक्योरिटी का, सुरक्षा का पूरा अमला मौजूद रहता है और अब जानकारी यह मिल रही है कि स्कूटी पर बुर्के में आई महिला ने सलमान खान के पिता सलीम खान को लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकाया है। और अब लखनऊ का रुख करेंगे जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस से मुखातिब हैं। घायलों के 20 दिखाए और मृतकों के आपकी लिस्ट में 60 घायल हैं और मृतकों की संख्या लगभग 10 से बता रहे, कुछ लोग आ नहीं पाए। ये अंतर क्यों है सर? सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, शाहजहांपुर से लेकर जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित हो। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। थोड़ा सा लंबा है, मैं कर दे रहा हूं तो आप अच्छे से बता देंगे। इन्होंने कहा कि पहले सनातन आस्था पे खिलवाड़ होता था, इनको तो विवादित ढांचा प्यारा था, ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे, इसका सारा चित्रा खोलेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी को अंधेरा पसंद है। क्या कहें सर इस तरह जो आरोप लगाए मुख्यमंत्री जी ने बोला? इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बात सर उन्होंने और कही, इसी प्रकरण में कि
भस्मासुर बन गए जब से 2024 में ज्यादा सीटें मिली? देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। अखिलेश जी, आपने कहा कि विधानसभा में रेडियो का मुद्दा उठाया जाएगा, क्या एनकाउंटर का मुद्दा भी वहां पर उठाएंगे? मैंने आपसे कहा कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें। क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं हैं तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब। इसके पीछे कौन है? मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है, तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। जो अधिकारों के, देखिए, आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो। अध्यक्ष जी, जौनपुर का इशारा क्या विकास की तरफ भी पार्टी बन के उभरे हैं और उसमें तमाम नेता आपको सुनते हैं और आपको देश सुनता है, देश की उम्मीद भी आपसे है। तो ये जो अभी कल एक स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री जी का, वक्त, तो वक्त पे क्या आपका स्टैंड है? हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और उसमें आपने तमाम सवाल खड़े किए जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि जो सभी बॉडी इलेक्शन होंगे क्या वो भी साथ में होंगे या असेंबली साथ में होंगे, पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई। देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। आप समझ लो कितना संतुलन बिगड़ा है।
देखिए सर कल आपने पीड़ित परिवार मैंने आपसे कहा और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूँ माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल है कि आपको लगता है कि सरकार आपके विधायकों पे भी, आपके कार्यकर्ताओं पे बदले कार्रवाई कर रही है? जाहिद बेग जो आपके एमएलए हैं, उनकी नौकरी की मौत पर अमेंडमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया गया, उनकी पत्नी पर। देखिए बहुत दुखद है कि अगर ऐसी घटना हुई है कहीं, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए, और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो। ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव आयोग का वेतन चल सकता है। और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव कर सकते थे। कहीं घटना हो और खासकर दलित पिछड़ों के ऊपर इस तरह का अन्याय हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड कोई पहली बार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड उनका हमेशा रहा है। डबल स्टैंडर्ड आप याद होगा जब यहां पर गवर्नर थे राम नाईक जी, डीएम एसएसपी अधिकारी कौन पोस्ट हैं उनके बारे में हर दिन चर्चा करते थे। और आज आप बताइए टॉप में कौन सा पोस्ट है? कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं
जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहले ही रिटायर हो गए। न जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वहां तक पहुंच सकते थे, उन्हें मौका मिल सकता था, वो रिटायर हो गए सब। भेड़िया से बचाओ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हाईवे बनाना नहीं जानती है। अगर हाईवे बना रहे होते ये लोग तो आपका पूर्वांचल भी अच्छा चल रहा होता, बुंदेलखंड भी अच्छा चल रहा होता, और फिर आगरा से लेकर मुंबई से लेकर के जो दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है वो 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। अगर वहां गड्ढे हो रहे हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गड्ढे कैसे हो रहे हैं वहां पर। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि दूसरे दल भी लगे हुए हैं गठबंधन को जिताने के लिए, हैं? तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं अपना काम करेंगे? वो तो अच्छी बात है उनके काम करें। फिलहाल दोनों दल तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे बारे में तो जानते हो। नहीं, इस समय देखिए, अगर भेड़िए से अलग हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत में आएंगे हम और आप लोग। इतने परिवार के लोग बैठे हुए हैं, दुखी परिवार। आप सुनिए, मैं तो एक बच्चे से सुन रहा था अभी, मैंने कहा तो उसके चोट जो झपट्टा मारा जो, तो बोले पिता ने बताया कि पिता ने बचाया उस बच्चे को। सोचिए आप, तो कितनी दहशत में परिवार रह रहे होंगे। और फिर तब कि उन पे घर भी ऐसे नहीं है जहां पर सुरक्षित सो सकें। और बाढ़ के समय पर सोचो कैसा जीवन यापन होगा, न खाने को, न कुछ इंतजाम दवाई का, न पीने को पानी है। और गरीबी आप दिखाई दे रही, कैसी गरीब हालत में रह रहे हैं। और बहुत सारे, ठीक बात है भाई, इतना तो लिबरल होना चाहिए सरकार को। अब आप कह रहे हो कि उसकी क्योंकि बॉडी नहीं मिली इसलिए मदद नहीं होगी। अच्छा, वो गरीब परिवार के सदस्य, वो दुख में हैं, उनके सामने परेशानी है, वो खुद चाहते हैं कि उनका बच्चा मिल जाता, क्या वो नहीं ढूंढ रहे होंगे? वो बताओ, एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली तो उससे मदद नहीं कर रही सरकार। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है। 25 सितंबर तक सेंसर बोर्ड फैसला ले, ये कहना हाईकोर्ट का। रचनात्मक आजादी पर रोक ठीक नहीं। राजीव सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश पर और क्या कुछ कहा गया है राजीव? हियरिंग हुई उसमें साफ तौर पर, चूंकि अभी तक हेलो जी, तो राजीव का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है। 25 सितंबर तक सेंसर बोर्ड इस पर फैसला ले, ये साफ कर दिया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से। रचनात्मक आजादी पर रोक ठीक नहीं है। एक बार फिर से राजीव का हम रुख कर रहे हैं। राजीव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हाईकोर्ट के आदेश पर और क्या कुछ कहा गया? देखिए, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर यह बात कहा है कि किसी भी तरह की जो कलात्मक रचनात्मक चीज़ें होती है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सीबीएफसी की तरफ से बार बार तर्क दिया जाता है कोर्ट में कि इसमें कुछ ऐसे कंटेंट है, ऐसे कई डायलॉग्स हैं, ऐसी कई चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है जिससे समाज में कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न होगा और दो कम्युनिटी एक दूसरे के खिलाफ जो है उसको लेकर विरोध हो रहा है। तो इसलिए कोर्ट ने इस पर यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर किसी फिल्म की रिलीज को लेकर सीबीएफसी जो है सर्टिफिकेट जारी करने से रोक नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर को देखना जो है उस इनका काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम सिटी पुलिस का है। जिस शहर में फिल्म रिलीज होगी वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार इस पूरे मामले को देखेगी, क्योंकि सीबीएफसी की तरफ से सर्टिफिकेट जो है रोका गया है। और
अब इस पूरे मामले में 25 सितंबर को सुनवाई होगी, वहां पर इनको अपना जवाब देना पड़ेगा कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात कहकर इस पूरे मामले में सर्टिफिकेट देने से रोक नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि आज पूरी जो सुनवाई हुई है उसमें कंगना के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। तो कंगना के लिए राहत लेकर आया है बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए राजीव। और इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली में नई सरकार पर लेटेस्ट अपडेट है, बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में नई सरकार को लेकर के एक अहम जानकारी सामने आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस वक्त आपने देखा कि दिल्ली में सरकार में जो फेरबदल हुआ है, पहले अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और उसके बाद आतिशी को सरकार सौंपने की जिम्मेदारी दी गई। देखिए तब्दीली ये हुई है कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत अब मंत्री बनेंगे। आतिशी कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है, आतिशी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे मुकेश अहलावत। ये जानकारी मिल रही है। गोपाल राय, कैलाश गहलोत मंत्री बनेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी मंत्री बनाया जाएगा। तो दिल्ली सरकार में ये बड़ा फेरबदल हुआ है, जिम्मेदारी सौंपी गई है सौरभ भारद्वाज को, मंत्री बनाए जाने की खबर है। आतिशी कैबिनेट में कुछ नए मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। गोपाल राय, कैलाश गहलोत मंत्री बनेंगे। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी। जितेंद्र, क्या जानकारी है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए जिस कैबिनेट के साथ अरविंद केजरीवाल ने शासन किया उसी को आगे बढ़ाया गया है और उसी तरीके से देखें तो नाम आपको कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भाई, इमरान हुसैन दिखेंगे। लेकिन क्योंकि 2 बर्थ खाली थे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की वजह से और एक राजकुमार आनंद की वजह से, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मुकेश अहलावत को शामिल किया गया है, जो कि ऐसी एक मंत्री रहे हैं। अब एक मंत्री को शामिल किया जाना है और तो यहाँ पर तय हो गया है कि जिस कैबिनेट के साथ में अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे थे, आतिशी भी उसी कैबिनेट के 4 मंत्रियों को साथ लेकर के आगे कैबिनेट को बढ़ा रही है। टीवी9 भारत से सबसे पहले खबर पहुंची है कि किस तरीके से जो 21 सितंबर को ये नई सरकार शपथ लेगी, आतिशी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, तो साथ में ये जो विधायक हैं ये भी मंत्री पद के तो मंत्री के लिए शपथ लेंगे और इस तरीके से आगे अब जो सरकार है वो चलेगी। लेकिन खाका वही है जो अरविंद केजरीवाल ने खींचा था, उसी पर आतिशी आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में नई सरकार पर ये जानकारी है, आतिशी कैबिनेट को लेकर के गोपाल राय, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने टीवी9 से कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस की दुकान में झूठ का सामान है। कांग्रेस आरक्षण और दलित विरोधी। और हमारे संवाददाता आमोद राय ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से बात की। आइए आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। नमस्कार, मेरे साथ हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 5 तारीख को चुनाव होना है, 5 अक्टूबर को चुनाव है। उससे पहले नायब सिंह सैनी साहब से पूछते हैं कि हरियाणा का मिजाज क्या है। नायब सिंह सैनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार सर। हरियाणा में आप धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार अपने सबाब पे अब आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी आज कहाँ खड़ी है? नहीं, देखिए, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। आज लोगों का जो सहयोग, जो प्यार, जो आशीर्वाद मिल रहा है, अतुलनीय है। मैं हरियाणा के लोगों का दिल से मैं धन्यवाद भी करता हूं कि इतना प्यार, आशीर्वाद जो मिल रहा है, एक बात को स्पष्ट कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ सरकार बना रही है। तीसरे चुनाव में आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 2 बार लगातार आप यहाँ रहे हैं और आपको उतना मौका नहीं मिला, 5-6 महीना का ही मौका मिला आप अपनी एक छवि या अपना एक मतलब लोगों के बीच जो पर्सनालिटी है उसको दिखाने का। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। आज लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं। आज चाहे हरियाणा प्रदेश के हर जिला को 4 लेनिंग से जोड़ने की बात हो,
लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम, उनके रास्ते का पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। लोगों को घर बैठे ही सुविधाएं देने का काम ये पहली बार हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया है। कांग्रेस के अंदर ही एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रही है। आपने एक बात कहा कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के अंदर है, इससे क्या आशय, क्या हुड्डा साहब शैलजा कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच जो रस्साकसी है उसका उल्लेख आप कर रहे हैं? रस्साकसी नहीं है, द्वंद्व युद्ध है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है और इतना बड़ा द्वंद्व युद्ध है कि आपने देखा भी है। टिकटें भी जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन फोन के ऊपर बताया गया कि आप फार्म भर दो। ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस बुरे तरीके से हार रही है। कांग्रेस का जनाधार नहीं रहा। कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं है। अगर उनकी दुकान में सामान है तो झूठ का सामान है। हरियाणा की आबादी 2 करोड़ 80 लाख, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमने कहा है उस बात को हमने धरातल के ऊपर उतारा है और ये इस बात को भी क्रिटिसाइज करते हैं। हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करेगा उसका वो तो इनका घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा है, कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि मेरा 56 दिन का कार्यकाल, 56 दिनों के अंदर मैंने 126 हरियाणा प्रदेश के हित में निर्णय, मजबूत निर्णय लिए हैं। मैं हुड्डा साहब को कहा आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने 10 वर्षों का जो कार्यकाल था, जो काम आपने किए हैं, मेरे 56 दिन के कामों से आप मिलान कर लीजिए। ये 56 दिन उनके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेंगे। इतना जबरदस्त काम हमारी सरकार ने किया है। 56 दिनों में आपने ताबड़तोड़ सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग किया है। पहले भी किया है, लेकिन पहले भी 9 किया साल को वो कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, पहले भी किया है। उनको तो एक भी ऐसी जो योजना बनी है मोदी जी ने बनाई है, हर योजना का विरोध कांग्रेस ने किया। एक भी योजना ऐसी नहीं है। मैं हुड्डा साहब को यह भी बात पूछी है, हुड्डा साहब आप किसान हितैषी की बात करते हैं, किसान की फसल का खराबा हुआ, आप 2 रुपए के चेक देते थे, 3 रुपए के चेक देते थे। आपने किसानों की फसल के खराबे का 10 वर्षों में कितना पैसा दिया, हरियाणा का किसान को बताने का काम करें। मैं भी बताता हूं ना, हमारी सरकार ने 13,500 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। सर, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में है क्या? कोई दबाव में नहीं, क्योंकि बीजेपी अपने नेचर के खिलाफ हरियाणा के चुनाव में इस बार 4 बेटा बेटियों को दिया 5 टिकट, उसके अलावा 2 मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी टिकट दिया। तो बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ रही है। बीजेपी ने मुस्लिम वर्ग के लोगों को बहुत टिकट नहीं दिया, ऐसा लोगों का मानना है। इस बार हरियाणा में ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। परिवारवादी पार्टी किसको मानते हैं आप? परिवारवादी वो है, सोनिया अध्यक्ष बनेगी उसके बाद राहुल बनेगा, इससे आगे कोई सोच नहीं है। ये परिवारवादी है। हमारे हरियाणा के अंदर जो क्षेत्रीय दल, आप यूपी के क्षेत्रीय दल की बात करें, मुलायम सिंह यादव, उसका बेटा वही बनेगा और कोई बनेगा नहीं। अध्यक्ष भी वही बनेगा, मुख्यमंत्री भी वही बनेगा और कोई इससे बाहर नहीं जाएगा। ये परिवारवाद है जो क्षेत्रीय दल है। हमारे यहाँ भी हरियाणा के अंदर भी है। जजपा का आप देख लीजिए, आप INLD का देख लीजिए, ये परिवारवादी पार्टी है। और धीरे धीरे करके देश और प्रदेश की जनता इस बात से सचेत हो रही है कि इन परिवारवादी पार्टियों से हमारा भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है, कांग्रेस की नीति भी ठीक नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व भी ठीक नहीं है। ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। अब राहुल गांधी विदेश में बैठ करके बोलता है कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे इस आरक्षण को समाप्त करेंगे, इनके DNA के अंदर। उसका राहुल गांधी के उस बयान का असर हरियाणा के चुनाव में होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप एक, क्योंकि ये दलित विरोधी कांग्रेस है। आप एक OBC फेस भी हैं। नहीं, देखिए ये दलित विरोधी है, ये OBC विरोधी है। इन्होंने OBC को आरक्षण के लिए विरोध किया। इन्होंने जो हमारे SC समाज के लोग हैं उनके आरक्षण को लेकर के इनके पेट में दर्द है। वो लगातार इस प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं कि जब हम आएंगे सत्ता के अंदर तो हम इस आरक्षण को खत्म करेंगे।
परंतु जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर बैठा है, ये उस आरक्षण को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, जो बाबा ने दिया है, उसको ये छू भी नहीं पाएंगे जब तक नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर है। एक अग्निवीर बड़ा मुद्दा है हरियाणा में और लोग उसका विरोध भी खुले तौर पे करते आए। नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया अग्निवीर का, किसी ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने विरोध किया। मैंने कहा है कोई भी योजना बनी, उस योजना का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने उसका गुमराह करने की कोशिश की। अरे अग्निवीर हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वो जा रहे हैं और कुछ ना कुछ कौशल लेकर के वो आएंगे, और जब वापस भी आएंगे, जो कुछ युवा वहां से 4 साल के बाद आएंगे, तो हमने ये निर्णय किया, हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हर नौकरी के अंदर उनको 10% आरक्षण दे करके सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेंगे। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं छोड़ेंगे। जो भी अग्निवीर आएगा 100% उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने कर लिया है, किसी भी अग्निवीर को चिंता की जरूरत नहीं है। सर, बागी कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। बीजेपी के भी कई बागी खड़े हैं और कांग्रेस के तो हैं ही, आपके लिए कितना बड़ा सरदर्द है? देखिए, कांग्रेस के इतने बागी हैं, एक एक सीट के ऊपर कांग्रेस के 5-5, 6-6 लोग खड़े हैं। हमने तो देखिए, हमारे यहाँ मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई किया था काफ़ी संख्या में किया था और सभी मजबूत थे। हम देख किसी के बारे में कोई मैं बात नहीं बोलता, सभी ने काम किया है, सभी ने मजबूती से काम करके, और सब व्यक्तियों के पीछे एक बड़ा वोट बैंक भी था। टिकट देखिए एक व्यक्ति को मिलता है, पार्टी निर्णय करती है कि एक व्यक्ति को टिकट देते हैं और बाकी को सभी को, किसी को भी टिकट मिले, बाकी सब लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उसमें गुस्सा होता है कि भाई मेरे को मिलना चाहिए था, मैंने, किसी ने ज़्यादा भी काम किया, किसी ने थोड़ा कम किया होगा, परंतु उसमें थोड़ा गुस्सा होता है। पार्टी ने सभी को समझा लिया है और समझा करके उनको मुख्य धारा के अंदर जोड़ने का काम किया है। सभी मजबूती से इस चुनाव के अंदर लगे हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने सीएम पद की क्लियरिटी के बाद, बीजेपी नेतृत्व से सीएम पद के क्लियरिटी के बाद भी थोड़ा सा कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की और उन्होंने खुद को भी सीएम पद का दावेदार बताया। क्या ये कोई आप लोग की स्ट्रेटजी है, उसका हिस्सा है, या इससे भ्रम फैल रहा है? नहीं, देखिए ना, भ्रम फैल रहा है। एजेंडा हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने क्लियर किया है और नेता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, बोल सकते हैं। वो उस व्यक्ति की अपनी सोच के ऊपर निर्भर है। जो वो बोलते हैं वो अपनी सोच के आधार के ऊपर बोलते हैं, वो भी ठीक बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते। हर व्यक्ति को अधिकार है पार्टी के अंदर। मैं तो एक गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं तो विधायक का चुनाव लड़ा या लोकसभा का चुनाव लड़ा, और पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास एक गरीब परिवार के बेटे के ऊपर किया है कि इसको हरियाणा प्रदेश का मुखिया बना दिया। और मेरी यही सोच है कि जब तक हमारे पास हाथ में ये जिम्मेवारी है, हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों की बात सुनता हूँ, सीएम हाउस के दरवाजे खुले रहते हैं, आकर के अपनी बात कह सकता है। किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। अगर कोई अन्याय करेगा वो अपने आप भुगतेगा, कानून उसके ऊपर अपने आप काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब आपका। तो आज की चर्चा यहीं तक। एक नए शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान को लेकर अमित शाह ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है। 370 पर पाकिस्तान के बयान से कांग्रेस एक्सपोज हो गई। कांग्रेस पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक है, ये कहा है अमित शाह ने। राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं। अमित शाह ने ये एक्स पर पोस्ट जो की है, इसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर गृह मंत्री बड़ा हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है। कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। ये लिखा है गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पोस्ट में। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, बड़ा हमला गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से,
बीजेपी वैसे ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के सामने आने के बाद हमलावर है। और बताया यह जा रहा है देश के लोगों को कि देखिए, कांग्रेस हो, एनसी हो या फिर पाकिस्तान, एक भाषा बोलते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, चुनाव चल रहा है और एक फेज का चुनाव हो चुका है, 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। वैसे में बीजेपी को एक बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बाद कि वो चुप नहीं बैठ सकती, और जिस तरह का मौका मिला है उस पर बीजेपी लगातार आक्रामक है और कांग्रेस और एनसी के खिलाफ लगातार बयानबाजी जारी है। अभी अभी जो गृह मंत्री ने कहा, गृह मंत्री इससे पहले भी जम्मू में अपने भाषणों में ये बोल चुके हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है यहाँ, और एनसी ने जिस तरह से 370 और 35 से हटाने की बात कही थी, को लाने को वापस लाने की बात कही थी, उस पर गृह मंत्री ने साफ कहा था कि किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता जब तक बीजेपी है या जब तक बीजेपी के नेता जिंदा है। तो आज एक बार फिर से उसको मौका मिला है बीजेपी को। अभी तो गृह मंत्री ने बोला है, हो सकता है प्रधानमंत्री का एक अभी रैली होना है, उसमें प्रधानमंत्री भी इस पर बयान दे। देखना होगा बीजेपी इसको कितना आगे तक लेकर जाती है, लेकिन ये साफ है कि चुनाव है तो बीजेपी इसको जरूर अपने पक्ष में भुनाएगी। ठीक है, शुक्रिया आमोद आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए।